प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, सिमुलेशन टीचिंग का आज हम लोग एक लेसन प्लान लेकर आए हुए हैं। इस लेसन प्लान के लिए बेसिक एंट्री सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें तिथि या जिसे आप डेट कहते हैं, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, वर्ग, चक्र और अवधि, प्रशिक्षण केंद्र और प्रशिक्षणार्थी का नाम। इसके बाद में ये जीव विज्ञान विषय का आज का हमारा सिमुलेशन टीचिंग प्लान है, जिसमें सबसे पहले हम जो हमारे पास कॉपी है सिमुलेशन टीचिंग प्लान की, उसमें हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया है। पहला हमारा उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है छात्रों को जीव विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है छात्रों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा ऑब्जेक्टिव है छात्रों को जीव विज्ञान का ज्ञान दैनिक जीवन से जोड़कर प्रदान करना या उसके बारे में जानकारी देना। और पांचवा है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इसके बाद हम यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्यों की बात करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। यहाँ ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक डोमेन से या कॉग्निटिव डोमेन से हमने स्टार्टिंग के 3 ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो किया है। पहला कॉग्निटिव डोमेन में जो हमारा आता है रिमेम्बरिंग, जिसको ज्ञानात्मक उद्देश्य भी हम बोलते हैं। दूसरा आता है अवबोधात्मक, इसको अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं। और तीसरा आता है एप्लीकेशन, जिसको अनुप्रयोगात्मक भी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हमारे पार्ट से रिलेटेड होते हैं और हमारा प्रयास ये होता है कि हम अपने इस चैप्टर को, हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करने तक इनको प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए ये हमेशा भविष्य काल में लिखे जाते हैं, जैसा मैंने यहाँ लिखा है ज्ञानात्मक उद्देश्य को, कि जीव विज्ञान विषय छात्र जीव विज्ञान विषय के प्रकरण कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें मैंने लिखा है छात्र कोशिका के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ सकेंगे। और तीसरा मैंने लिखा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र कोशिका का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद कुछ अन्य चीज़ें आती हैं, जिसमें है आपका शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि। तो यहाँ पर हम आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, व्याख्या विधि का प्रयोग कर रहे हैं और स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद शिक्षण सूत्र आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं, हम स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज से उनको जोड़ते हुए जो चीज़ें नई हैं उनकी तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। एक होता है मैंडेटरी मटेरियल, जिसमें आपका बुक है, चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारी चीज़ें आपकी मैंडेटरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आती हैं। दूसरा होता है आपका हेल्पिंग टीचिंग मटेरियल, जिसको हम सामान्य भाषा में टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही बोलते हैं। उसमें आपको यहाँ पर अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ सामग्री लेकर आनी है, जिससे आप विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर सकें और आप उनको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान कर सकें। इसके लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में पेड़ पौधों का चित्र और कोशिकाएं का एक चित्र। अब यहाँ पर आगे आते हैं कि विद्यार्थियों को कोशिका पढ़ाने से पहले हमें ये चेक करना है कि उनके पास प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो कोशिका जैसी चीज़ों के बारे में या पार्ट्स ऑफ एलिमेंट, पार्ट्स ऑफ थिंग के बारे में जानते हैं कि मकान के बनाने में क्या चीज़ें लगती हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वो जानते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कोशिका भी होता है। इसलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि विद्यार्थी कोशिका के बारे में या इस तरीके की चीज़ों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पर हम विद्यार्थियों से अपने प्रस्तावना कौशल के आधार पर उसका उपयोग करते हुए यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि बच्चों आप पढ़ने कहाँ जाते हैं? बच्चे बताते हैं विद्यालय में, स्कूल में। दूसरा प्रश्न पूछते हैं विद्यालय का निर्माण किन किन चीज़ों के मिलने से होता है? तो यहाँ पर बच्चे बताते हैं कि जो विद्यालय की बिल्डिंग है उसका निर्माण ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया, गिट्टी आदि से मिलकर के होता है। तीसरा सवाल है इसी प्रकार मानव शरीर का निर्माण किन किन चीज़ों से के मिलने से होता है? तो बच्चे बताते हैं आँख, कान, पैर, हड्डी, खाल, फेफड़े, हृदय। और एक बच्चा जो थोड़ा सा ब्रिलियंट है वो बताता है इसमें कोशिका भी होती है। अब हम बाकी बच्चों से सवाल करते हैं कि कोशिका के बारे में आप और क्या जानते हैं? इस पर बच्चे सभी साइलेंट हो जाते हैं कि ये नई चीज़ है, इसको आज शायद पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद में हम
स्टूडेंट्स के सामने एक स्टेटमेंट देते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, चिंता करने की कोई बात नहीं, आज हम सभी कोशिका का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम अपने मन में इस सेंटेंस को बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण को, स्टेट प्रेजेंटेशन को, कि आज हम इस टॉपिक को 1 यूनिट में पढ़ेंगे या 2 यूनिट में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक सिमुलेशन टीचिंग प्लान का है, जो 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करना है, इसलिए हम इसको 1 यूनिट में पढ़ाएंगे। जब हम मैक्रो प्लान बनाते हैं तो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स के बनाते हैं। तो यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इकाई प्रथम कोशिका लिया हुआ है और उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर हम दे रहे हैं। साथ ही हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पर यहाँ पर एक पिक्चर लिया हुआ है जो प्लांट सेल है, जिसका पिक्चर आप यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देख पा रहे हैं। अब इसको हमने स्पष्ट किया कि कोशिका सभी जीवित प्राणियों के शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आप इसी तरीके से इसकी खोज रॉबर्ट हॉक ने की थी, या इसी तरीके से आप इसको पढ़ते चले जाएंगे, या आप अपने हिसाब से टॉपिक की व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि आपने इस टॉपिक को कैसे करके सीखा है और आप बच्चों को कितना बेटर तरीके से लेक्चर डिलीवर कर पा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक्चर को दिखाते हुए भी बता सकते हैं, या ब्लैक बोर्ड पर इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए भी, ब्लैक बोर्ड स्किल का उपयोग करते हुए लिखते हुए भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। यहाँ जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने बच्चों को समझाने के लिए ये एक्सप्लेनेशन पूरी लिख रखी है। आप भी अपने लेसन प्लान में इसी तरीके से टीचर्स एक्टिविटी में उसको लिखेंगे और उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन देंगे, जैसा मैंने यहाँ दिया है। अंततः यह कहा जा सकता है कि कोशिका वह सूक्ष्मतम जीवित इकाई है जिसमें जीवन के सभी गुण विद्यमान होते हैं और जो स्वयं को बनाए रखने तथा विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती है। अब जब मैंने बच्चों को ये प्रेजेंटेशन दे दिया, कोशिका का एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसका अर्थ बता दिया, उसके बारे में बता दिया, तो अब हमारा ये काम है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि हमारे विद्यार्थियों ने कितना सीखा, जो मैंने पढ़ाया उसको उन्होंने कितना लर्न किया। और इसको जानने के लिए हम यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न पूछे हुए हैं 4, इसी तरीके से आप भी अपने विद्यार्थियों से अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नीकरण कौशल का प्रयोग करेंगे आप, और वहाँ पर क्या करेंगे कि प्रश्न आपका कॉमन होगा पूरी क्लास के लिए। इंडिविजुअल स्टूडेंट को खड़ा होकर के प्रश्न नहीं पूछना है। और जब प्रश्न पूछने के बाद में आप एक बच्चे को, जिससे आप कहेंगे कि यस आप बताइए, उसका नाम लेकर के आप कहेंगे कि सुमित जी आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, या किसी भी दूसरे बच्चे का नाम लेकर के आप उसको खड़ा करेंगे और उसका आंसर पूछेंगे। यदि बच्चा सही उत्तर देता है तो आप उसको रिइंफोर्समेंट देते हुए बिठा देंगे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, जैसा भी आपका आंसर बच्चे का आंसर है उसके हिसाब से। यदि बच्चा गलत उत्तर देता है तो आप तब तक उसे खड़ा रखेंगे जब तक आप दूसरे बच्चे से वो सवाल रिपीट करेंगे, और जब दूसरा बच्चा उसका सही उत्तर दे देगा तो उसके बाद में जब सही उत्तर आपको मिलता है तो आप उसको एक बार रिपीट करेंगे और उसके बाद दोनों बच्चों को बिठा देंगे। इसके बाद में आता है श्यामपट्ट कार्य। अब श्यामपट्ट कार्य क्या है, यहाँ पर देखिए। श्यामपट्ट कार्य की जब हम बात करते हैं तो हमको चाहिए कि हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उस व्याख्या में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं उनको हम ब्लैक बोर्ड पर नोट करते गए कि कोशिका की 2 इकाइयाँ हैं, संरचनात्मक, कार्यात्मक। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कोशिका में क्या क्या होता है, कोशिका का डीएनए कहाँ पाया जाता है, या अन्य कोशिका के कौन मुख्य मुख्य भाग हैं। जितनी चीज़ें आपने वहाँ जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे थे उन्हें आपने ब्लैक बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दिया था। अब आप व्याख्या कर चुके हैं, आपने बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न भी पूछ लिए हैं। उसके बाद में आप बच्चों को कहेंगे कि मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पर लिख रखे हैं या ब्लैक बोर्ड पर जो हमने डायग्राम बना रखा है उसमें आपको सारा समझाया है, अब उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। इसको कहते हैं श्यामपट्ट सारांश। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि छात्राध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश को शुद्ध स्पष्ट रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने को कहेगा। और टीचर स्टूडेंट, ये तो टीचर्स एक्टिविटी हो गई। स्टूडेंट एक्टिविटी में वहाँ पर आप लिखेंगे कि सभी विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे शब्दार्थ
या श्यामपट्ट पर लिखे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ थोड़ा सा इसमें प्लान में थोड़ा एरर है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसको आप हटा देंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे कि सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में श्यामपट्ट पर लिखे गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। जब टीचर स्टूडेंट्स को ये कहेगा कि आप श्यामपट्ट पर लिखे चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तो उस समय सभी विद्यार्थी क्या कर रहे होंगे? उस समय सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में उसको नोट कर रहे होंगे। और जब विद्यार्थी नोट कर रहे होंगे तो टीचर का काम है कि वो उनको ऑब्जर्व करे, देखे कि वास्तव में जो आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है सभी विद्यार्थी प्रॉपर वे में उसको अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं कि नहीं। अगर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो आप उनको लिखने के लिए मोटिवेट करेंगे। जब वो लिख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न का मतलब ये है कि मैंने वहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न में 2-3 प्रश्न पूछे थे। अब उन्होंने उन सारे पॉइंट्स को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए थे, उनको नोट कर लिया है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि ओवरऑल हमारा चैप्टर क्लोज हो गया है। अब हम उससे दोबारा से कुछ अन्य प्रश्न पूछेंगे। जो पुराने वाले प्रश्न हैं, मूल्यांकन प्रश्न हैं, वो उससे रिपीटेड ना हो, ये नए प्रश्न होंगे। और नए प्रश्नों को जब हम बच्चों से पूछेंगे तो वो थोड़े से लेंदी होने चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए, एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए, क्रिटिकल लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चों की जो लॉजिकल पावर है, जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको एनहेंस करने का आपको मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर बच्चों से 5 प्रश्न पूछे हैं कि कोशिका की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है डीएनए कहाँ पाया जाता है। तीसरा प्रश्न मैंने पूछा है कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। चौथा मैंने प्रश्न पूछा है केंद्रक का क्या कार्य है। और 5वां प्रश्न है मेरा कि कोशिका द्रव्य क्या है। और जब ये सवाल आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे उसका ओरल आंसर आपको देंगे। यदि बच्चे प्रॉपर आंसर नहीं देते हैं तो आप उनके आंसर को मॉडिफाई करके उनको रिपीट भी कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको ये देख करके ऐसा फील होना चाहिए कि अब मैंने जो पढ़ाया मेरे मैक्सिमम बच्चे सेटिस्फाइड हैं मेरी टीचिंग से और उनके आंसर से मैं सेटिस्फाइड हूँ। यदि आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप अपने प्लान को रीप्लान के तौर पर कन्वर्ट करें और अगले दिन बेटर टीचिंग मेथड, बेटर टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ दोबारा से इसको प्रेजेंट करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। और उसके बाद जो समय बचता है या उसके बाद में आप बच्चों को होम असाइनमेंट देते हैं। होम असाइनमेंट जैसे मैंने यहाँ पर दिया कि सभी बच्चे कोशिका का चित्र बनाकर लाएंगे। आप उनको लर्न करने के लिए भी दे सकते हैं। आप इस तरीके से, अभी हमने प्लांट का यहाँ पे पौधा प्लांट सेल दिखाया था, आप ह्यूमन बॉडी सेल का भी जो है उनसे पिक्चर बनवा सकते हैं। या प्लांट सेल जो है उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए भी बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ पसंद आई होगी। धन्यवाद।